फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है संज्ञान एवं सीखना। तो इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे संज्ञानात्मक संगठन। तो इसमें देखेंगे बाह्य जगत या परिवेश में एक ही समय में व्यक्ति के समक्ष अनेक उद्दीपक आते हैं, परंतु वह व्यक्ति उन सभी उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। कहने का मतलब है एक ही समय में व्यक्ति के समक्ष अनेक उद्दीपक आ जाते हैं, लेकिन व्यक्ति उन सभी उद्दीपकों के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। वह तो उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों में से ही केवल कुछ उद्दीपकों की ओर ही ध्यान देता है, उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न संज्ञान के रूप में संगठित कर उनका प्रत्यक्ष करता है। इसी अनुक्रम को संज्ञानों का चयनात्मक संगठन कहा जाता है। संज्ञानात्मक संगठन में व्यक्ति का उद्दीपक या परिस्थिति संबंधी परीक्षण वस्तु या स्थिति के वास्तविक रूप के अनुसार न होकर स्वयं व्यक्ति के बोध के अनुसार होता है। विभिन्न व्यक्तियों में एक ही वस्तु उद्दीपक स्थिति अच्छी या बुरी, लाभकारी या हानिकारक, सुखद या दुखद हो सकती है। अब नेक्स्ट देखेंगे संज्ञानात्मक संगठन के निर्धारक। तो इसमें देखेंगे संज्ञानात्मक संगठन के निर्धारक तत्वों के दो मध्य वर्गों में विभाजित किया गया है। दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे उद्दीपक संबंधी निर्धारक। तो इसमें देखेंगे उद्दीपक वस्तुओं की विशेषताओं से संबंधित होता है। जो उद्दीपक है वो वस्तुओं की विशेषताओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे व्यक्ति संबंधी कारक, इसमें व्यक्तियों से संबंधित होता है। और नेक्स्ट देखेंगे उद्दीपक संबंधी कारक, जिसमें सबसे पहले आवृत्ति देखेंगे। किसी उद्दीपक की पुनरावृत्ति बार बार प्रस्तुत किया जाना, उद्दीपक के पुनः बार बार सामने उपस्थित होने पर उनके प्रति कभी न कभी ध्यान आकर्षित होने और व्यक्ति में संज्ञानात्मक संगठन होने की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट देखेंगे तीव्रता। किसी व्यक्ति के द्वारा कम उद्दीपकों की अपेक्षा अधिक तीव्र उद्दीपकों का संज्ञानात्मक संगठन करने की अधिक संभावना होती है। मंद ध्वनि मंद प्रकाश की अपेक्षा तीव्र ध्वनि तीव्र प्रकाश आदि के द्वारा व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने और संज्ञान के रूप में चुने जाने की। जैसे कहने का मतलब है यदि अधिक ध्वनि होगी तो हमारा ध्यान वहाँ जल्दी ही आकर्षित होगा। नेक्स्ट देखेंगे विरोध। यह संज्ञानात्मक संगठन के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हर वस्तु में असमता होती है और वे असमान होती है। जैसे काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग अलग चमकता है। कहने का मतलब है जो काले रंग की पृष्ठभूमि उस पर सफ़ेद कलर होगा वो अलग ही चमकेगा, जिसमें वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ऐसे ही किसी सामाजिक स्थिति में जहाँ विरोध दिखाई देता है वहाँ व्यक्ति का ध्यान शीघ्र आकर्षित हो जाता है और व्यक्ति उस वस्तु को अपने संज्ञानात्मक संगठन के लिए चुनकर आसानी से प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमारे बीच में कोई अंग्रेज या अफ्रीकी आ जाए या 50 बच्चों की क्लास में 2-4 बच्चे कम होना, और लड़कियों के कॉलेज में 10-15 लड़के जो होते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे गति देखेंगे। गति उद्दीपक की गतिशीलता और गतिशीलता का होना संज्ञानात्मक संगठन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जिस उद्दीपक जितनी गति या परिवर्तन होंगे वे व्यक्तियों का ध्यान उतनी ही सुगमता से और ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति का संज्ञानात्मक संगठन जितनी ही गति व परिवर्तन से होगा व्यक्ति का ध्यान उतना ही जाएगा और उन वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण आसानी से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एक गतिशील चित्र स्थिर चित्र की अपेक्षा हमारा ध्यान शीघ्र आकर्षित कर लेता है। एक गतिशील चित्र स्थिर चित्र की अपेक्षा हमारा ध्यान शीघ्र आकर्षित कर लेता है। अब नेक्स्ट देखेंगे संख्याएं। जैसे देखेंगे संख्याएं संज्ञानात्मक संगठन का कारक है। किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा होगी वह वस्तु उतनी ही संज्ञान में बढ़ जाएगी।
कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, उसकी मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक हमारे संज्ञान में बढ़ जाएगी। संख्याओं का व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो संख्याएं हैं उन पर व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, किसी भीड़ व जुलूस में किसी व्यक्ति के समूह की ओर हमारा ध्यान जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्ति संबंधी कारक, तो इसमें बोध विस्तार देखेंगे। संज्ञानात्मक संगठन का महत्वपूर्ण कारक है। किसी व्यक्ति का बोध विस्तार उसके संज्ञानात्मक संगठन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष व वस्तुओं व सीमाओं को प्रकट करता है। सर विलियम हेल्मस्टम के अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक समय में सामान्य 6 से 8 उद्दीपक को अधिक प्रत्यक्ष नहीं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, चयनात्मक संवेदनशीलता। किसी वस्तु के प्रत्यक्षण के लिए चयनात्मक संवेदनशीलता एवं उसकी मात्रा आवश्यक है। कहने का मतलब है कोई वस्तु है, यदि हमें उसका प्रत्यक्षण या चयन नहीं करेंगे तो उसकी मात्रा होगी वो आवश्यक होगी। किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति की चयनात्मक संवेदनशीलता की मात्रा जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उन वस्तुओं का प्रत्यक्षण उतनी शीघ्रता और सफलतापूर्वक कर सकेगा। कहने का मतलब है कि संवेदनशीलता की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, व्यक्ति उसका परीक्षण बहुत ही सफलता से कर सकेगा। मानसिक विन्यास में प्रकार एवं मात्राओं के अंतर के कारण ही वस्तु के प्रति विभिन्न प्रत्यक्षणों का लक्षण होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, किसी मिठाई का प्रत्यक्षण हलवाई लाभ की दृष्टि से और खाने वाला उसे स्वाद की दृष्टि से देखता है। मानसिक विन्यास उद्दीपकों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण उसके भिन्न भिन्न मानसिक विन्यासों पर आधारित होते हैं और मानसिक विन्यास की रचना व्यक्तियों के पूर्व व्यवसाय एवं अनुभव पर निर्भर करती है। जो मानसिक विन्यास या रचना व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति के व्यवसाय या उसके अनुभव पर निर्भर करता है। मानसिक विन्यास 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षणिक होता है, एक स्थायी होता है। तो उसमें देखेंगे क्षणिक मानसिक विन्यास उद्दीपक संबंधी तात्कालिक अनुभव यह कुछ समय के लिए होते हैं। जो क्षणिक उद्दीपक होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्थायी मानसिक विन्यास व्यक्ति के दीर्घकालीन अनुभवों और प्रत्यक्षण पर निर्भर करते हैं, जिसमें व्यक्तियों की संपूर्ण शैली का और प्रभाव पड़ता है और विशिष्ट प्रकार की दृष्टिकोण का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे चयनात्मक प्रकृति। किसी उद्दीपक के प्रशिक्षण पर व्यक्ति के लक्षणों व शिक्षा आदर्शों, मनोदशा, संवेद और स्थायी भाव आदि का गंभीर प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति विभिन्न उद्दीपकों के स्वरूप, क्रिया या महत्व का प्रत्यक्षण इस प्रकार करता है कि वे उसकी आवश्यकता या आदर्शों के अनुरूप हो और जिसके कारण व्यक्ति कुछ तत्वों की ओर ध्यान देता है और कुछ की ओर उसका ध्यान यूं ही चला जाता है। ये चयनात्मक प्रकृति में होता है कि व्यक्ति का जो मानसिक विन्यास है वो यूं ही चला जाता है और कुछ की ओर उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं, जिसमें देखेंगे व्यक्तित्व भिन्नता तथा अभिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। जो वे एक दूसरे के शारीरिक बनावट, मानसिक योग्यता, व्यक्तित्व के गुणों में भिन्न होते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक और संवेदनाएं। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है तो उसमें वे व्यक्ति जो एक दूसरे की बनावट या मानसिक विन्यास या उनकी योग्यताएं एक समान नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं सदी में फ्रांसिस गार्टन, पियर कैटेन टर्नर और आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की भावना का पता लगाया और उनके कारकों की खोज की और इस प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गार्टन ने किया। इसमें जेम्स रेवर के अनुसार देखेंगे
कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने समूह या शारीरिक मानसिक गुणों में औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। स्कैनर के अकॉर्डिंग देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं का तात्पर्य, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से होता है जिसका मूल्यांकन व आंकलन हो सके। कहने का मतलब है कि व्यक्तियों के अंदर जो भिन्नताएं हैं उनका मूल्यांकन या आंकलन हो सके, उससे व्यक्तिगत भिन्नता होती है। नेक्स्ट, टॉलर के अनुसार देखेंगे, शरीर के रूप, रंग, आकार, वृद्धि, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का स्वरूप। बालकों में शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक आदि कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं और संसार में कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। कहने का मतलब है जो बालक है उसमें कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है और कई प्रकार के अंतर उनमें देखने को मिलते हैं और कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। अगर कोई शारीरिक दृष्टि से नहीं तो बल्कि मानसिक दृष्टि से अंतर पाए जाते हैं। और जैसे प्राचीन काल में एवं मध्यकाल में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ किसी विषय पर अधिकार कर लेने की योग्यता से लिया जाता था, लेकिन वर्तमान युग है उसमें शैक्षिक योग्यता के अलावा मानसिक विन्यास, चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास, रुचि एवं व्यक्तित्व की विशेषताएं, अन्य योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। इसमें देखेंगे जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसमें हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। मतलब व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव है जो अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्तित्व उसकी भिन्नता के आधार पर होता है, जिनके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का पता परीक्षक व्यक्तिगत इतिहास, विधि और तथा सामूहिक अभिलेख प्राप्त परीक्षणों के आधार पर शिक्षक अपना छात्र के विषय में निर्धारण करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारक हैं जो निम्नलिखित है। पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, राष्ट्रीयता, शैक्षिक एवं सामाजिक दशा, आयु, वृद्धि, लिंग भेद, स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, ये सभी मानसिक नेक्स्ट इसमें वंशानुक्रम देखेंगे। तो वंशानुक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यह मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है, अतः हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का वह पूर्ण संगठित रूप है जो छात्र में उसके माता पिता व पूर्वजों द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें नेक्स्ट हम वातावरण देखेंगे। वातावरण वह है जो किसी भी वस्तु के चारों ओर से घेरे हुए, या सरल भाषा में कह सकते हैं जैसे हमारे आस पड़ोस की सारी वस्तुएं। नेक्स्ट देखेंगे आयु एवं बुद्धि। आयु के साथ साथ बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण यह किसी भी प्रतिभाशाली एवं किसी भी मुख व अंतर की स्पष्ट रेखा को। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे इसमें जातीय, प्रजाति व देश। तो एक देश में रहने वाली विभिन्न जातियां और प्रजातियों में अंतर होता है। जैसे कह सकते हैं एक देश है उसमें जातियों प्रजातियों में अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। भिन्नताओं के कारण भी हमें विभिन्न देशों में व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे लिंग भेद। बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। और कहने का मतलब है कि बालक गणित और विज्ञान में और बालिकाओं से आगे होते हैं। से ये बालिकाओं में जो बालिका है उसमें स्मृति योग्यता अधिक होती है और बालक होते हैं उनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र। तो व्यक्तिगत
भिन्नता के क्षेत्र में देखेंगे प्राचीन समय में व्यक्तिगत भिन्नता का कारक शारीरिक तथा मानसिक होते थे। उस समय उसके मापन की कोई गतिविधियां नहीं थी, परंतु वर्तमान में अनेक विधियों का विकास हो चुका है। मनोवैज्ञानिक टालन के अनुसार मापी व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति, स्मृति क्षमता, वृद्धि, रुचि उनके व्यक्तित्व में निहित होते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए कि व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक लक्षण अनेक व्यक्तित्व के अंदर आते हैं। इस प्रकार भिन्नता के रूप में हैं। जैसे देख सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, सीखने की में विभिन्नता, व्यक्तित्व में विभिन्नता तथा रुचि में विभिन्नता और स्वभाव में विभिन्नता। तो नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक विभिन्नता। यह जन्मजात भी हो सकती है। कहने का मतलब शारीरिक विभिन्नता है वो जन्मजात भी हो सकती है, क्योंकि जन्म के बाद प्राप्त हो। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक घर में दो लोग रहते हैं, जन्म से कोई एक की लंबाई ज़्यादा है और दूसरे की जन्म से कम है, तो ये शारीरिक विभिन्नता है। नेक्स्ट देखेंगे मानसिक भिन्नता। तो मानसिक भिन्नता वह होती है जिसमें कह सकते हैं एक व्यक्ति बुद्धिमान हो, तर्क करने की शक्ति जिसके अंदर ज़्यादा हो, और दूसरा व्यक्ति मन बुद्धि का हो और उसमें तर्क करने की क्षमता उतनी ना हो। ये मानसिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट देखेंगे, और इसमें नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व देखेंगे, व्यक्तित्व कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो एकदम हटके रहते हैं, कह सकते हैं वो उनकी प्रकृति या व्यक्तित्व है। कहने का मतलब है जो लोग उनकी जो लोग थोड़ा अलग रहते हैं या उनका व्यक्तित्व है या उनकी ऐसी प्रकृति है। और नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे सीखना। सीखना इसका मतलब है सीखना जिसमें कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं और कुछ बालक बहुत जल्दी सीखते हैं, उसे सीखने की विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट है स्वभाव। स्वभाव में विभिन्नता देखते हैं। चिकित्सा शास्त्रियों ने स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर माना जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल देखेंगे, कोई व्यक्ति स्वभाव से बहुत तेज होता है और कोई व्यक्ति स्वभाव से बहुत क्रियाशील होता है, तो कोई निष्क्रिय होता है। ये स्वभाव है व्यक्ति के, और तथा ये व्यक्तियों में स्वभाव में विभिन्नता होती है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व का महत्व। तो पहले शिक्षा केंद्रित थी। जो पहले शिक्षा थी वो शिक्षा केंद्रित थी, परंतु आज मनोविज्ञान के प्रवेश में होने से यह बाद केंद्रित हो गई। अतः आधुनिक मनोविज्ञान बालकों की व्यक्तिगत समस्या को अधिक महत्व देते हुए, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बालकों की समस्या को अधिक महत्व देते हुए उनका मानना है कि भिन्नता का ज्ञान करके कोई भी शिक्षा अपने छात्र को अत्यधिक हित कर सकता है और शिक्षा की परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है, जो निम्न तत्वों पर आधारित है। इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में सहायक। शिक्षा किसी भी स्तर के उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के आधार पर यथार्थ की धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे छात्रों के वर्गीकरण में सहायक। तो देखेंगे शिक्षा कैसे छात्रों की में सहायक है। छात्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल आयु का ही अंतर नहीं होता है, बल्कि उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक अंतर भी होते हैं। कहने का मतलब है जब छात्र शिक्षा प्राप्त करता है तो उनमें आयु का अंतर ही नहीं बल्कि उनमें शारीरिक, मानसिक एंड संवेदनात्मक आदि परिवर्तन या कह सकते हैं अंतर पाए जाते हैं। विधि के अनुसार कक्षा में व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है, बल्कि प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ जैसे सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों को 3 समूह में विभाजित किया जाना चाहिए और तीनों वर्गों में छात्रों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करनी चाहिए या शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा की पाठ
पाठ्यचर्या शैली या क्रम में सहायक देखेंगे। विभिन्न आयु के बालकों या बालिकाओं में रुचियों, क्षमताओं या योग्यता, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है। कहने का मतलब है जो बालक है उनकी रुचियों में, बालक और बालिकाओं की रुचियों में, क्षमता और योग्यता और आवश्यकता आदिमों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। इन सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके लिए एक न्याय जैसा है। अतः पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, वह उनमें विभिन्न प्रकार के विषय होना चाहिए कि बालक और बालिकाओं अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्टों का चयन कर सकें। इसमें नेक्स्ट देखेंगे कक्षा का सीमित आकार। जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होती है तब शिक्षक के व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना असंभव हो जाता है। कहने का मतलब है जब क्लास होती है उसमें स्टूडेंट की संख्या अधिक होती है तो टीचर संपर्क बनाने में उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आवश्यक रहता है। अतः कक्षा का आकार कक्षा का आकार नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। शिशु स्तर पर एक क्लास में 25 और बाह्य स्तर पर 30 और किशोर स्तर पर 40 तथा उच्च स्तर पर 50 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। तो सभी प्रकार के बालकों को एक ही प्रकार की घिसी पिटी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना अमनोवैज्ञानिक है। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करते रहना चाहिए और शिक्षण की पद्धतियाँ गतिशील। कहने का मतलब है सभी प्रकार के बालकों को एक ही प्रकार की घिसी पिटी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक है। कहने का मतलब है जो बालक है उन्हें एक ही प्रकार की घिसी पिटी शिक्षण पद्धति का प्रयोग बार बार नहीं कराना चाहिए। बालकों को व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए उन्हें शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन कराते रहना चाहिए। इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है गृह कार्य की मात्रा में सहायक। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सभी बालक में सामान्य कार्य की समान मात्रा पूरा करने की क्षमता नहीं होती है। कहने का मतलब है अतः सभी बालक को एक सा गृह कार्य देना उनके प्रति अन्याय जैसा है। कहने का मतलब है सभी बालकों को एक जैसा गृह कार्य नहीं देना चाहिए। गृह कार्य देते समय मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि बालकों की क्षमता व योग्यता को पूर्ण ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप गृह कार्य दें तो बच्चों को तीव्र बुद्धि तथा उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको गृह कार्य दें। नेक्स्ट देखेंगे लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की रुचियों व योग्यताओं में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे वह बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अंतर जाना स्पष्ट हो जाता है। लेकिन माध्यमिक कक्षा में पाठ्यक्रम में अंतर दिखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायक। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर यह आवश्यक है कि छात्रों को उनकी शारीरिक व मानसिक रुचि के आधार पर अध्ययन के विषय के क्षेत्र का चयन करने में सहायता की जाए और उनकी क्षमता व योग्यताओं के आधार पर उनकी प्रशिक्षण के लिए व्यवसाय चयन करने में सहायता प्रदान की जाए। इसी को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि छात्रों को उनकी शारीरिक और मानसिक रुचियों के अनुसार अध्ययन के विषय के क्षेत्र में चयन करने में उनकी सहायता की जानी चाहिए। नेक्स्ट सांस्कृतिक भिन्नताएं। सांस्कृतिक भिन्नताएं देखेंगे। संस्कृति संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार श्रम उत्तम उपसर्ग पूर्वक कृत धातु से प्रत्यय होने पर संस्कृति शब्द बनता है, जिसका सरल अर्थ उत्तम कृति, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और उत्तम चेष्टा एवं हलचलें। इनमें लौकिक, परलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक सभी प्रकार की अनुकूल चेष्टा आ जाती हैं। ये सभी चेष्टाएं
सांस्कृतिक भिन्नताएं के अंतर्गत आ जाती हैं, परंतु इनमें से उत्तम चेष्टा ही संस्कृति कहलाती है। ये सभी में से जो उत्तम चेष्टा होगी वही संस्कृति कहलाएगी। भारतीय समाज में एक ऐसी अनोखी संस्कृति का विकास हुआ है जिसमें भिन्नता में एकता का उदाहरण देखने को मिलता है। हमारे राष्ट्रगान में भी पंजाब, सिंधी, गुजराती, मराठा, द्राविड़, उत्कल का समावेश है, इसलिए हमारा राष्ट्रगान भी विभिन्नता को व्यक्त करता है। हमारे देश में निम्नलिखित बातों में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक विभिन्नता। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में छोटे छोटे राज्य व रजवाड़े थे और इन सब पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से अंग्रेजों का प्रभुत्व या कह सकते हैं अंग्रेजों का शासन था। आगे देखेंगे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से यहाँ की चेतना को समाप्त कर दिया था, लेकिन सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मांग ने जोर पकड़ा और इसके लिए अनेक देशभक्त जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नानाजी और तात्या टोपे, मंगल के भगत सिंह आदि ने अपने प्राण की आहुति दी। इस संग्राम में कई क्रांतिकारी पराजित हुए और क्रांति की आग धीमी हुई और तथा अंग्रेजों ने उसे पूरी तरह कुचल दिया, बल्कि यह आग बुझी नहीं और धीरे धीरे यह आग सुलगती रही और आधुनिक युग में सुभाष चंद्र बोस, गंगाधर तिलक और नानाजी पेशवा और तात्या टोपे, मंगल पांडे और भगत सिंह आदि ने तथा इन सभी ने और 1942 में भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया गया और एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सामाजिक भिन्नता देखेंगे। हमारे देश में धर्मावलंबी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, शिक्षित, अशिक्षित, विभिन्न भाषाई के लोग निवास करते हैं। जब हम अपने आदिम समाज पर दृष्टि डालते हैं तो प्राचीन काल में लोग सामूहिक मेहनत या श्रम करते थे तथा लोग मिलजुल कर रहते थे और इन उत्पादन का उपभोग करते थे और इन आदिम कबीला के नाम से पुकारते थे। आज भी हमारे देश में से जनजाति समानता और दास प्रथा के कुछ अवशेष उपलब्ध हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंधुआ मजदूर हैं और कर्नाटक में देवदासी प्रथा है। और आगे देखिए, मध्य युगीन भारत में सामंतवादी के अनेक रूप प्रचलित थे। वहीं आज भी भूस्वामियों और कृषि उत्पादक के रूप में जीवित हैं। पूंजीवादी से प्रभावित समाज भी फल फूल रहा है। निजी क्षेत्र में बड़े बड़े कारखाने इसके उदाहरण हैं। भाषाई विभिन्नता में देखेंगे, हमारा भारत देश बहुभाषाई देश है। यहाँ 18 भाषाओं की मान्यता दी गई है और सन 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 61 मातृभाषाएं हैं। हिंदी प्रदेशों में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी, राजस्थानी, मारवी, बुंदेली, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां बोली जाती हैं। इन बोलियों का उच्चारण, व्याकरण, शब्द भंडार तथा भाषा सौंदर्य अलग अलग है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रचलन था, इसके बाद पाली, मगधी, प्राकृत, जनसाधारण आदि भाषाएं बनी। इनके बाद अपभ्रंश भाषाओं जैसे देखेंगे, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, सिंधु, पंजाबी, असमिया आदि आर्यों भाषाओं का जन्म हुआ है। हमारे देश में 3 भाषाएं परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आर्य भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार। इसलिए भाषा की विभिन्नता को देखते हुए कहा गया है, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी, 20 कोस पर पगड़ी बदले, 30 कोस पर छानी। 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी में परिवर्तन, 20 कोस पर पगड़ी मतलब कपड़ों में परिवर्तन और 30 कोस पर खाने में परिवर्तन।
छानी। नेक्स्ट देखेंगे जाति भिन्नता। हमारे देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं। इन जाति में पाई जाने वाली भिन्नता को जाति भिन्नता कहा जाता है। और इसमें देखेंगे, इसमें हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसे परिवार के संकलन से है जिसका सामान्य नाम तो होता है। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और सामान्य भाषा का ही प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ विवाह, व्यवसाय और अपने उद्योग संबंधी कुछ विशेष संबंधी जनजातियों द्वारा गठित नियमों का पालन करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 7% जनजाति लोग रहते हैं। इस प्रकार हमारे देश में और मुंडा, गौड़, काचर, कोटा, मलयालम, किम, थारू आदि विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। इसमें से लगभग आधी जनजाति संख्या बिहार,